दाबेलीपुर नाम का गांव था, जहां पर दाबेली बड़ी स्वादिष्ट मिलती थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर दाबेली खाने के लिए आया करते थे। दाबेलीपुर में दाबेली तो कई लोग बेचा करते थे, मगर सबसे ज्यादा दाबेली सिर्फ अखिल के दुकान की बिकती थी। एक फिरंगी अखिल के पास आता है। हाय, मैंने अमेरिका तक तुम्हारे दाबेली की चर्चा सुनी है, इसलिए आज मैं इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुकान में बनी दाबेली खाने के लिए आया हूँ। सच में? मुझे तो लगा सिर्फ देश में ही मेरी दाबेली के चर्चे हैं, मगर विदेशों में भी है, ये नहीं सोचा था। रुकिए, मैं सिर्फ खास आपके लिए एक दाबेली बनाता हूँ। बाय द वे, मेरा नाम जोसेफ है। जी, मेरा नाम अखिल है। अखिल जोसेफ के लिए दाबेली बनाता है और उसे दे देता है। जैसे ही जोसेफ उस दाबेली को खाता है, वैसे ही वो कहता है, वाह, क्या दाबेली है, खा के मजा ही आ गया। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहूंगा। जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तब तक मैं हर दिन यहाँ पर आकर तुम्हारे हाथ की दाबेली खाऊंगा। जी बिल्कुल, आइए, मैं हर दिन आपके लिए और भी स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार की दाबेली बनाकर आपको खिलाऊंगा। अखिल और जोसेफ यहाँ बात कर रहे थे और दूसरी ओर भोलू और झोलू एक दूसरे से बात कर रहे थे। भोलू और झोलू भी गांव में दाबेली बेचा करते थे। अरे झोलू, आजकल तो कोई धंधा ही नहीं होता है। धंधा तो इतना कम हो गया है कि अब तो चोरी करने के ख्याल आने लगे हैं। सब उस अखिल की वजह से हुआ है। उसके पिताजी को हमारे पिताजी ने काम पर रखकर दाबेली बनाना सिखाया था, और आज देखो कितने पैसे छाप रहा है वो। कसम से आजकल आंखों में इसकी तरक्की चुभने लगी है। कुछ करना होगा भैया, नहीं तो सच में चोरी करने की नौबत आ जाएगी। करेंगे तो सही हम। इसकी दुकान को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इसकी दुकान को जलाकर राख करना होगा। बस ये तो आराम से हो जाएगा भैया। ध्यान से, रात को 12 बजे पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है। भोलू और झोलू अखिल की दुकान को ठिकाने लगाने की योजना बना चुके थे, और जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, भोलू अखिल के दुकान के पास तेल और माचिस के साथ पहुंच जाता है। लेकिन झोलू को आने में देरी हो जाती है, क्योंकि उसे जोसेफ रास्ते में जाते हुए दिख जाता है। झोलू उसे देखकर मन में सोचता है, अरे फिरंगी, इसने तो सोने की घड़ी पहन रखी है और पक्का इसकी जेब में बहुत सारे पैसे होंगे। इसे अगर मैंने यहाँ लूट लिया तो शायद जो मुनाफा दाबेली बेचकर भी नहीं हो रहा, वो शायद अभी हो जाए। जोसेफ रास्ते से जा ही रहा था कि तभी झोलू पीछे से आकर उसके सिर पर डंडा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। झोलू जोसेफ की सोने की घड़ी ले लेता है और अखिल की दुकान के पास पहुंचता है, जहां पर भोलू उसका इंतजार कर रहा था। भोलू झोलू को देखकर कहता है, कहाँ था अभी तक? 12 बजे तुझे यहाँ मिलने के लिए कहा था ना, 12:30 बजे आया है, पूरे आधे घंटे लेट। झोलू अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर कहता है, ये देख भाई, सोने की घड़ी। अब जब बुरा काम करना ही है तो अच्छे से और पूरे तरीके से करना चाहिए ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक है, चल जल्दी से पूरी दुकान पर तेल डाल दे, मैं आग लगा दूंगा। झोलू तेल पूरे दुकान में उड़ेल देता है और भोलू माचिस जलाता है और उसकी दुकान के पास फेंक देता है। दुकान आग पकड़ लेती है। वो लोग जल्द से जल्द वहां से भाग जाते हैं। पूरी दुकान आग में जल के राख हो जाती है। दाबेली के सामान से लेकर दाबेली को गर्म करने वाली वस्तुएं भी। सुबह हो जाती है और अखिल अपनी दुकान खोलने के लिए आता है और देखता है कि उसकी दुकान पूरी तरीके से जल चुकी है। अरे अरे, ये किसने किया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान, मेरी दुकान! नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पिताजी की आखिरी निशानी ये दुकान ही थी। नहीं, नहीं! अखिल जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय जोसेफ वहां आ जाता है
और अखिल से कहता है, अरे भाई, ये क्या हो गया तुम्हारी दुकान को? जरूर वो उन्हीं लोगों का काम होगा जिन लोगों ने कल मेरे सर पर वार करके मेरा वॉलेट और मेरी घड़ी चुरा ली थी। भाई क्या हुआ? कल रात को मैं घर जा रहा था, तभी कोई मेरा वॉलेट और मेरी घड़ी चुरा कर ले गया। मेरे वॉलेट में मेरे सारे कार्ड्स, पैसे और मेरा पासपोर्ट था। बिना मेरे पासपोर्ट के मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा। मेरी दुकान भी किसी ने जला दी। पक्का ये वो उन भाइयों का ही काम होगा। जोसेफ, चलो मेरे साथ। अखिल जोसेफ को लेकर भोलू और झोलू की दुकान पहुंचता है और उनसे कहता है, आग तुम दोनों ने ही लगाई होगी। कौन सी आग? कैसी आग? हमने नहीं लगाई कहीं भी ये आग। अखिल, देखो, इस आदमी ने मेरी घड़ी पहन रखी है। झोलू ने हाथ में वो सोने की घड़ी पहन रखी थी। तो ये घड़ी जोसेफ से तुमने ही चुराई थी, है ना? लाओ, वापस दे दो ये घड़ी। कौन सी घड़ी? कैसी घड़ी? ये घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। और तुम क्यों इस फिरंगी के लिए बोल रहे हो? दुकान जलते ही वकील बन गए हो क्या इसके? मैंने तो सिर्फ आग की बात की थी। ये जिक्र तो किया ही नहीं था कि मेरी दुकान में आग लगी है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही मेरे दुकान में आग लगाई थी, पर अब मैं बताता हूँ कि धंधा कैसे किया जाता है। इतना कहकर अखिल और जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल जोसेफ को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे अमेरिका में सबसे अच्छा क्या मिलता है? अमेरिका में सबसे अच्छी चीज आइसक्रीम मिलती है और मुझे आइसक्रीम बनानी भी आती है। बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। मेरे पिताजी मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे जिसमें आइसक्रीम के साथ दाबेली कैसे बनाते हैं वो लिखा था, मगर मुझे आइसक्रीम बनाने नहीं आती है, जिस वजह से मैं कभी वैसी दाबेली बनाने के बारे में सोच नहीं पाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अखिल। अगला दिन होता है और अखिल एक ठेला ले आता है और ठेले पर लिखा हुआ था आइसक्रीम दाबेली, जिसे पढ़कर एक औरत उनके पास आती है। ये क्या? आइसक्रीम दाबेली? कभी सुना नहीं ऐसे व्यंजन का नाम। खा के देखिए जी, ये व्यंजन सुनने की नहीं, खाने की चीज है। जी हाँ, खाओगे तो भूलोगे नहीं। अगर ऐसा है तो खिलाइए एक प्लेट। जी, अभी खिलाता हूँ। अखिल दाबेली का पाव गरम करता है और फिर जोसेफ की बनाई आइसक्रीम उस पाव में डाल देता है और अखिल आइसक्रीम दाबेली को उस औरत को दे देता है। वो औरत जैसे ही उस अनोखे दाबेली को खाती है, वो कहती है, अरे वाह, क्या दाबेली है! ना ही मैंने कभी ऐसी दाबेली खाई है और ना ही कोई आइसक्रीम। क्या स्वादिष्ट बनाई है! तुम दोनों एक काम करो और 10 बना दो, मैं अपने पूरे परिवार को खिलाऊंगी, वो भी 2-2। जी, अभी पैक कर देता हूँ। अखिल 10 आइसक्रीम दाबेली पैक करके उस औरत को दे देता है। देखते ही देखते ये दाबेली पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है, अखिल के पहले दाबेली की दुकान से भी ज्यादा। और ये बात एक बार फिर भोलू और झोलू को नहीं पचती। इसकी दुकान को आग लगा दिया था तो ये कुछ नया ही उठा ले आया। सोचा था अब धंधा चलेगा, मगर अब तो सीधा हमें अपनी दाबेली की दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं, एक बार और हम इसकी दुकान को जलाएंगे, मगर इस बार इसके घर समेत। अखिल ठेले को अपने घर के साथ ही रखता है, एक साथ दोनों को जला देंगे। घर के साथ उसमें रखे पैसे भी जल जाएंगे। मगर घर में तो अखिल भी होगा ना? तुमने ही तो कहा था, जब कुछ बुरा करना ही है तो अच्छे से करो। सही कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक बार फिर रात होती है और इस बार दोनों साथ में आते हैं अखिल के घर की तरफ, मगर जैसे ही वो लोग उसके घर के थोड़े पास आते हैं, उन पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। अरे चुप, तू तो अखिल को उठा देगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। झोलू छड़ी उठाकर कुत्ते को डराने लगता है। कुत्ता छड़ी देखकर वहाँ से भाग जाता है और झोलू चुपके से घर के इर्द गिर्द तेल उड़ेल देता है और उनके ठेले पे भी तेल उड़ेल देता है। भाई, एक बार सोच लो,
इसमें अखिल अभी भी सोया होगा। एक बार जो मैं ठान लेता हूँ उसे मैं करके ही दिखाता हूँ, समझा झोलू? पाप अगर लगेगा तो दोनों को ही लगेगा। भोलू जैसे ही माचिस जलाता है उसे पीछे से अखिल की आवाज आती है। लगाओ लगाओ, आग लगाओ। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं वो लोग देखते हैं अखिल और जोसेफ इंस्पेक्टर सुमन के साथ खड़े हैं। तुम अखिल, इंस्पेक्टर सुमन, आप यहाँ? मैडम, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कुत्ता तुम दोनों पर भौंका, उस कुत्ते को हमने ही वहां पर रखा था। जैसे ही वो कुत्ता भौंका, हम समझ गए कि तुम दोनों फिर से हमारे धंधे में आग लगाने के फिराक में हो। फिर क्या, हम दोनों घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए और उतने में ही हमें इंस्पेक्टर सुमन भी पेट्रोलिंग करती हुई मिल गई। भोलू और झोलू दोनों को जेल हो जाती है और जोसेफ को उसका पासपोर्ट मिल जाता है और आगे से अखिल की दाबेली आइसक्रीम की दुकान बड़े ही जोरों शोरों से चलती है। पप्पू एक कुल्हड़ वाली आइसक्रीम वाला था। वो गली गली घूमकर आइसक्रीम बेचा करता था। कुल्हड़ वाली आइसक्रीम, कुल्हड़ वाली आइसक्रीम। गर्मियों के मौसम में कई लोग कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाना पसंद करते थे, पर सर्दी में उसकी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम को कोई नहीं खाता था, सिवाय एक के, शोभा। शोभा एक बहुत ही रईस परिवार की लड़की थी। वो हर दिन पप्पू की कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने चली आती थी। क्या आपको सच में आइसक्रीम इतनी पसंद है? नहीं। और वो शर्माते हुए वहाँ से चली गई। और इसी वक्त शुरू हो गई पप्पू और शोभा की प्रेम कहानी। वो रोज कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने के बहाने पप्पू से मिलने आती। वो लोग काफी देर तक बातें किया करते थे और बस कुछ ही महीनों बाद उन दोनों ने एक साथ जीवन जीने का ठान लिया। पप्पू, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मेरे जैसे गरीब के साथ हरगिज़ नहीं करेंगे। वो तो है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक बार सोच लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जो भी दोगे उसे मैं खुश रहूंगी। पप्पू और शोभा ने मंदिर में शादी कर ली। शोभा के माता पिता को ये शादी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी से रूठ गए। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा अपनी शक्ल तक मत दिखाना। शोभा दुखी थी, पर वो जानती थी कि ये सब होना ही था। पप्पू शोभा को अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारे घर की तरह बड़ा नहीं है, पर जो भी है यही है मेरी जायदाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें इसी घर में रहना होगा। चलेगा। शोभा पप्पू से इतना प्यार करती थी कि उसे गरीबी में रहना भी मंजूर था। वो दोनों खुश थे, पर पप्पू को अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? महलों में रहने वाली गरीब को आग में लाके झोंक दिया। इसने कभी अपनी थाली तक नहीं उठाई होगी और आज मेरे बर्तन धो रही है। हे भगवान, मेरी इतनी मदद करना कि मैं इसे खुश रख सकूं। अगले दिन सुबह सुबह पप्पू जल्दी तैयार हो गया। अभी तो बस 9 बजे है। हाँ, मुझे पता है, पर अब से मैं इसी वक्त निकलूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और वो भी जल्दी। जैसी आपकी मर्जी। और वो अपनी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। कुल्हड़ वाली आइसक्रीम। कुछ लोगों ने आइसक्रीम खरीदी और पप्पू चलता रहा। वो स्कूल के बाहर रुका। बच्चों ने कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाई। फिर वो पार्क के बाहर रुका। वहाँ भी कई लोगों ने उसकी आइसक्रीम खाई। हे भगवान, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शोभा को जिंदगी की हर खुशी दूं। आज का दिन अच्छा है, ऐसा ही हर दिन हो। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पे था। अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाना खा लेता हूँ और फिर वापस आइसक्रीम बेचने के लिए निकल पड़ूंगा। पप्पू का ध्यान एक पुराने पेड़ पर गया। पेड़ बहुत ही बड़ा था
और उसकी शाखाएं भी काफी लंबी थी। पेड़ के नीचे छांव थी। वहीं आराम कर लेता हूँ। पप्पू अपनी गाड़ी के साथ उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपना खाना निकाला और खाने लगा। 3-4 रोटियां खाने के बाद उसे अच्छा लगने लगा। उसने पानी पिया और भगवान का धन्यवाद करने लगा। हे भगवान जी, इस भोजन के लिए शुक्रिया। आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, हर चीज के लिए शुक्रिया। और अब तो आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी दे दिया है, उसके लिए भी शुक्रिया। बस इतनी कृपा बनाए रखना भगवान जी कि हर दिन मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक जाए और मैं इतने पैसे कमा सकूं कि मैं शोभा की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरा कर सकूं। पप्पू ने प्रार्थना मांगी और वो वहाँ से उठ गया और उसने अपने हाथ धोए और फिर अपनी गाड़ी के साथ चल पड़ा। वो कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक कई लोग उसकी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाने आ गए। भैया, मुझे एक कुल्हड़ दो। अंकल, मुझे भी 3 चाहिए। और मुझे 10 चाहिए, 10। पप्पू सबको कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बना बना कर देने लगा और उनसे पैसे इकट्ठे करने लगा। और देखते ही देखते सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम हाथों हाथ बिक गई। अरे वाह, आज तो जादू हो गया, सारी आइसक्रीम बिक गई। इतने सारे पैसे मैंने कभी नहीं कमाए। एक काम करता हूँ, इनसे शोभा के लिए एक नई साड़ी ले लेता हूँ। पप्पू एक साड़ी लेकर घर लौटा। ये लो शोभा, ये तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, ये कहाँ से आई? ये तो काफी महंगी लगती है। महंगी तो है, पर पता है शोभा, आज मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक गई है और मैंने ढेर सारे पैसे कमाए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे और कल से मैं ज्यादा आइसक्रीम बनाऊंगा और ज्यादा कमाई हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगले दिन पप्पू ने रोज से ज्यादा आइसक्रीम बनाई और रोज की तरह बेचने निकल पड़ा। आज भी ग्राहकों ने उसे घेर लिया। किसी को 4 कुल्हड़ वाली आइसक्रीम चाहिए थी तो किसी को 5। और बस 1 घंटे में उसकी सारी आइसक्रीम बिक गई और वो घर लौट गया। आज इतने जल्दी? हाँ, सारी आइसक्रीम बिक गई। इतने जल्दी कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं खुश हूँ। ये देखो। उसके बाद पप्पू और भी ज्यादा कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बनाने लगा और सारी की सारी हाथों हाथ बिक जाया करती थी। कुछ ही महीनों में पप्पू ने एक बड़ा घर खरीद लिया। ये सब तुम्हारे शुभ कदमों की वजह से है, वरना मैं तो अब तक आइसक्रीम की गाड़ी ही देखता रहता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई है। तुम बहुत शुभ हो शोभा। ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान जी की हम पर कृपा है। आप मुझे सारी खुशियाँ देना चाहते थे और अब आप दे पा रहे हैं, ये उनकी ही कृपा है। पप्पू सोचता था कि ये शोभा की अच्छी किस्मत है और शोभा सोचती थी कि ये भगवान जी की कृपा है। पर सच्चाई तो ये है कि उस दिन जिस पेड़ के नीचे पप्पू बैठा था वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष था, जिससे हम जो भी मांगे वो इच्छा पूरी होती है। पप्पू ने कल्प वृक्ष से इच्छा मांगी थी। बस इतनी कृपा बनाए रखना भगवान जी कि हर दिन मेरी सारी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बिक जाए और मैं इतने पैसे कमा सकूं कि मैं शोभा की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कल्प वृक्ष ने पप्पू की इच्छा पूरी कर दी और पप्पू अब एक आम कुल्हड़ वाले आइसक्रीम वाला नहीं था। अब उसका बड़ा सा आइसक्रीम पार्लर था जहां हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। पप्पू और शोभा की जिंदगी संवर गई।